साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस 2023 के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम मेंस 2023 यूपीएससी के लिए चलाया जा रहा है, उसमें जो डेली टेस्ट होता है उसी टेस्ट के जो चौथा टेस्ट है उसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें पूरे आपके टोटल 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चनों के मॉडल आंसर को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक की प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। ये आपका जो है आईआर संबंधित क्वेश्चन है और ये आपका पेपर 2 में आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो बिम्स्टेक का पूरा जो नाम है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक जो बिम्स्टेक है, आप एग्जाम में इतना बड़ा नाम याद नहीं रहेगा, आप केवल बिम्स्टेक का ही इस्तेमाल करिएगा। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 देश शामिल हैं। 7 देश कौन से हैं उसको आप यहाँ नाम देख सकते हैं। भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। चूँकि इसमें पाकिस्तान नहीं है, जबकि सार्क में आप देखेंगे तो पाकिस्तान है और बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। तो सार्क की बैठकों का रेगुलर ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न पाकिस्तान के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं वो है, और वो देश बिम्स्टेक में नहीं है। तो देखिए, बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच तकनीकी और बहुक्षेत्रीय सहयोग की परिकल्पना करता है। क्या करता है? बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच तकनीकी और बहुक्षेत्रीय सहयोग की परिकल्पना करता है और यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जो भारत की विदेश नीति का एक्ट ईस्ट नीति है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बिम्स्टेक में आपका अफगानिस्तान भी नहीं है और पाकिस्तान भी नहीं है, ये दोनों देश जो हैं आपके सार्क में स्थित हैं। अब प्रश्न हमारा क्या था कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक की प्रासंगिकता क्या है। तो हमने बिम्स्टेक क्या है इसकी बात की। अब हम बात करते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो देखिए, हिंद महासागर में भारत की आकांक्षाओं को पूरा करना, हम्बनटोटा बंदरगाह जो कि श्रीलंका का है, चटगांव बंदरगाह और क्योफ्यू बंदरगाह के माध्यम से चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति का जवाब देना, ये भारत की आकांक्षा है। दूसरा, आर्थिक संबंध, कनेक्टिविटी और वाणिज्य। आर्थिक संबंध, कनेक्टिविटी और वाणिज्य जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जो है आईएमटी हाईवे, और बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल पहल BVIN पहल। तो ये आर्थिक संबंध, कनेक्टिविटी और वाणिज्य के लिए है। इसी प्रकार से बिम्स्टेक हिंद प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले अभियान के लिए, अब बढ़ाने वाले आसियान के लिए एक सेतु के रूप में भी कार्य करता है। बिम्स्टेक जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले आसियान के लिए एक सेतु के रूप में भी कार्य करता है। तो कह सकते हैं कि जो बिम्स्टेक है वो आसियान संगठन के लिए, भारत के लिए एक खिड़की के तरीके का काम करता है, क्योंकि बिम्स्टेक में जो है आपके ये जो 2 देश हैं थाईलैंड और म्यांमार, ये थाईलैंड और म्यांमार जो हैं आसियान के मेंबर हैं। सार्क की निष्क्रियता के कारण भी जो बिम्स्टेक है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही अन्य पहलों जैसे क्वाड को बढ़ाने में भी इसकी भूमिका है। अब इसकी चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां क्या है? पहला, सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे। बांग्लादेश सबसे विकट शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है वर्तमान में, और म्यांमार के रखाइन प्रांत से रोहिंग्या लगातार पलायन करते रहे हैं। तो ये मुद्दे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, म्यांमार और थाईलैंड के मध्य में सीमा विवाद है। मुक्त व्यापार समझौते के अभाव की बात करें तो देखिए, एक चुनौती तो है सदस्य राष्ट्रों के बीच जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, जैसे हमने बांग्लादेश की बात की, तो यहाँ पे जो विकट शरणार्थी संकट है उससे आपका भारत भी प्रभावित रहता है, और म्यांमार के रखाइन प्रांत में जो रोहिंग्या पलायन की समस्या है उससे बांग्लादेश और भारत दोनों प्रभावित रहता है। तो ये सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे। इसी प्रकार से म्यांमार और थाईलैंड के मध्य में सीमा विवाद चल रहा है, और इसके अतिरिक्त बिम्स्टेक में जो है मुक्त व्यापार समझौते का अभाव है। बिम्स्टेक में मुक्त व्यापार समझौते पर वर्ष 2004 में चर्चा की गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तीसरा, सदस्य राष्ट्रों द्वारा बिम्स्टेक की उपेक्षा किया जाना। चूंकि देखिए, थाईलैंड तथा म्यांमार बिम्स्टेक की तुलना में आसियान पर अधिक केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त BCIM देखिए, एक अन्य उप क्षेत्रीय फोरम है बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार।
बांग्लादेश, चीन, भारत व्यापार के गठन ने बिम्स्टेक की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और इस BCIM में जो है चीन एक सक्रिय सदस्य है। अगली जो चुनौती है कि भारत को पड़ोसी देशों द्वारा धमकाने वाले बड़े भाई के रूप में देखा जाना। और अगला पॉइंट है क्षेत्र में सैन्यीकरण के कारण असुरक्षा, जैसे कि युवान वांग 5 मालाबार जो युद्धाभ्यास होता है ये। इसी प्रकार से परियोजनाओं का धीमा कार्यान्वयन भी एक चुनौती है। तो यहाँ पे निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बिम्स्टेक संवर्धित कनेक्टिविटी, बिम्स्टेक जो है वो संवर्धित कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक मंच प्रदान करके हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक आकांक्षाओं के लिए प्रासंगिकता रखता है। मुक्त खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए बिम्स्टेक भारत के वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय को सुनिश्चित करने के प्रयास को बढ़ा सकता है। भारत द्वारा चीन को जवाब देने के लिए गुजरात सिद्धांत के त्वरित कार्यान्वयन की आवश्यकता है और साथ ही बिम्स्टेक से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनको भी या उनके समाधान की भी आवश्यकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की वृद्ध जनसंख्या पर वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के विभिन्न सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो ये सामाजिक आर्थिक प्रभाव आपके नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंटों को आपको बताना है। वैश्वीकरण का भारत की वृद्ध जनसंख्या पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है, मतलब कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। एक ओर इसने स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में वृद्धि की है, जिससे कई बुजुर्ग लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वहीं दूसरी ओर इसने आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक अलगाव को भी बढ़ाया है, जिसने कुछ वृद्ध लोगों के लिए जीवन को और कठिन बना दिया है। अब जो ग्लोबलाइजेशन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है उसको यदि पॉइंट में देखें तो यहाँ पर बताया गया है सोशियो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो पहला चीज़ है कि इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दूसरा जो नकारात्मक है वो है वीकिंग ऑफ ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि जो पारंपरिक सपोर्ट सिस्टम था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। अगला पॉइंट है सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड आइसोलेशन, मतलब कि आप जो ऐसे समझ सकते हैं कि अवसादग्रस्तता या अकेलेपन का जो भाव है वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों में बढ़ रहा है, उसका रीजन ग्लोबलाइजेशन है। अगला है इंटरजनरेशनल गैप इन वैल्यूज, लाइफ स्टाइल एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि जो अंतर पीढ़ीगत अंतर है, ठीक है, जो जनरेशन गैप है वो आपका मूल्यों के स्तर पे, लाइफ स्टाइल के स्तर पर और समाज के स्तर पर, इसमें क्या है डिफरेंसेस बढ़ा है, गैप बढ़ा है। और डिजिटल डिवाइड जो दो पीढ़ियों के बीच में है वो डिजिटल डिवाइड भी बढ़ा है, जो वृद्धों पर इसका एक ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है कि डिजिटल डिवाइड के रूप में भी ये सामने आता है। और एक जो है इम्पैक्ट वो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग फॉर बेटर पॉलिसी इंटरवेंशन, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या एकजुटता या कह सकते हैं ज्ञान का आदान प्रदान बेहतर नीतियों के इंटरवेंशन के लिए किया जाना। अब इसको अन्य पॉइंटों में देखें तो डिटेल में आर्थिक अवसरों में वृद्धि हुई है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, आर्थिक अवसरों में वृद्धि हुई है। नए बाजारों और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने में सक्षम होने से आर्थिक अवसरों में वृद्धि हुई है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिली है और उनमें स्वतंत्रता की अधिक भावना विकसित हुई है। साथ ही पारंपरिक पारिवारिक संरचना में परिवर्तन, तो काम की तलाश में युवाओं के शहरी क्षेत्रों में पलायन से वृद्ध माता पिता की देखभाल प्रभावित हुई है और हेल्थ केयर की बढ़ी डिमांड, वृद्ध लोगों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव बढ़ा है। सामाजिक अलगाव में वृद्धि हुई है। वृद्ध लोगों की दूसरे पर निर्भरता से उन्हें अपने समुदायों से अलग होने का खतरा होता है। साथ ही डिजिटल डिवाइड, तो देखिए प्रौद्योगिकी ज्ञान तक सीमित पहुंच वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करती है। पेंशन और सामाजिक सुरक्षा, वैश्वीकरण पेंशन प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण ने भारत में पेंशन योजनाओं की प्रकृति और संरचना को प्रभावित किया है। माल और सेवाओं तक पहुंच की बात करें, गुड एंड सर्विसेज तक एक्सेस की, तो देखिए स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता उत्पादों सहित वस्तुओं और सेवाओं की एक विशिष्ट श्रृंखला तक पहुंच का विस्तार है। जो स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता उत्पादों सहित वस्तुओं और सेवाओं की एक विशिष्ट श्रृंखला तक पहुंच का विस्तार है।
वृद्ध आबादी विशेष रूप से उपचार और दवाओं जैसे स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर पहुंच से लाभान्वित हो सकती है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सरकार और नागरिक समाज को इन चुनौतियों का समाधान करते हुए, जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि भारत में सभी बुजुर्गों के पास स्वास्थ्य और सम्मानित जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच हो। अगला है सामाजिक जीवन में अनुनय तकनीकों का, पर्सुएसिव टेक्निक्स का उपयोग किस तरह से हेरफेर और गलत सूचना की संभावना के बारे में चिंता उत्पन्न करता है। तो देखिए, पर्सुएशन या पर्सुएसिव टेक्निक, देखिए अनुनय क्या है, किसी भी व्यक्ति के, यहाँ दृष्टिकोण वर्ड नहीं होगा, अभिवृत्ति होगा, ठीक है, अभिवृत्ति को बदलने की प्रक्रिया है। पर्सुएशन या अनुनय क्या है, किसी व्यक्ति के अभिवृत्ति को बदलने की प्रक्रिया है, जो उसके व्यवहार के स्तर पर, कह सकते हैं कि व्यवहार के स्तर पर परिवर्तन करता है। यह किसी व्यक्ति के विश्वास, अनुभूति और भावनाओं को बदलकर उसकी अभिवृत्ति और व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है, अनुनय या पर्सुएशन। सार्वजनिक जीवन में अनुनय तकनीकें क्या हैं, टेक्नोलॉजी क्या है। तो पहला है भावात्मक अपील के माध्यम से। अपील का उद्देश्य भय, क्रोध या उदासी जैसे भावनाओं को जगाना है। भावनात्मक अपील के माध्यम से क्या होता है, आपकी भावनाओं को जगाया जाता है। वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है, जो लोगों के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें अधिक आसानी से राजी कर सकते हैं। जैसे आप दंगों के केस में देख सकते हैं कि भावनाओं को उभार करके दंगों को भड़काया जाता है। भावनात्मक अपील में आप भय फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को एक विशेष कार्यवाही तैयार करने के लिए भय का उपयोग करना, और जैसे दया की अपील, लोगों को एक विशेष कार्यवाही तैयार करने के लिए सहानुभूति का उपयोग किया जा सकता है। वहीं तार्किक भ्रम, मतलब पहला जो टेक्नोलॉजी है वो है भावनात्मक अपील, दूसरा है आपका तार्किक भ्रम के माध्यम से। तार्कीकरण में गलतियां एक झूठे तर्क को वैधता प्रदान करती हैं और उस झूठे तर्क के माध्यम से आपके व्यवहार में या आपके आवृत्ति में परिवर्तन किया जाता है। अगला है प्राधिकरण से अपील, लोगों को कुछ विश्वास करने के लिए, राजी करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन के अधिकार पर भरोसा करना। प्रशंसा पत्र, संतुष्ट उत्पादों या सेवा उपयोगकर्ताओं के कथनों का उपयोग लोगों को खरीदने हेतु राजी करने के लिए किया जाना, भले ही वे वास्तविक ना हो। मतलब लोगों की प्रशंसा जो पत्र होते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट का कोई सेलिब्रिटी के द्वारा या बहुत से लोगों के द्वारा प्रशंसा पत्र दिया जाए कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो उससे भी क्या होगा, आपके व्यवहार में या आवृत्ति में परिवर्तन होगा। विशेषज्ञ की राय, क्षेत्र के विशेषज्ञों के कथनों को लोगों को राजी करने के लिए प्रयोग किया जाना, भले ही वे ठोस सबूतों पर आधारित ना हो। जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखते हैं कि जैसे कि टूथपेस्ट के प्रचार में किसी डॉक्टर को दिखाया जाना और डॉक्टर के द्वारा ये कहा जाना कि ये फला टूथपेस्ट काफ़ी अच्छा है, तो ये क्या है, ये एक तरीके की विशेषज्ञ की राय है। तो इससे भी क्या होता है, व्यवहार में आवृत्ति में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर हेरफेर एक सेकंड, प्रश्न हमारा था कि सार्वजनिक जीवन में अनुनय तकनीकों का उपयोग किस तरह से हेरफेर और गलत सूचनाओं की संभावनाओं के बारे में चिंता उत्पन्न करता है। तो हम लोग प्रश्न के इस हिस्से में आए, तो हेरफेर और गलत सूचना के विषय में चिंताएं कैसे। तो अनुनय तकनीकें लोगों को हेरफेर और गुमराह कर सकती हैं, जैसे कि भावनाओं को भड़का करके, ठीक है, गलत तर्कों के माध्यम से वे गलत सूचनाएं फैला सकती हैं। सार्वजनिक जीवन में इन तकनीकों से अवगत होना महत्वपूर्ण है। इसलिए अनुनय तकनीकों के प्रति आलोचनात्मक कैसे बने। देखिए, प्रस्तुत जानकारी के प्रति आलोचनात्मक रहना चाहिए। जो भी जानकारी आपको दी जा रही है उसके प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, स्रोत और उनकी प्रेरणाओं पर विचार करना चाहिए, उसके सोर्स क्या हैं उस पर आपको देखना चाहिए। तीसरा, परीक्षण करना कि क्या जानकारी ध्वनि साक्ष्य पर आधारित है। चौथा, प्रश्न पूछना और ऐसा करने से भयभीत न होना। पांचवा, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से अवगत रहना। निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि शासकीय सेवा के दौरान राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखना और व्यक्तिगत विश्वासों या जुड़ावों पर जनहित को प्राथमिकता देना यह सुनिश्चित करता है कि सिविल सेवक किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के प्रति बिना किसी पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, विधि के शासन को बनाए रख सकते हैं तथा राष्ट्र और उसके नागरिकों के सर्वोत्तम हित की रक्षा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने की दिशा में सिविल सेवकों के लिए मूलभूत गुण के रूप में तटस्थता और निष्पक्षता की क्या भूमिका होनी चाहिए। सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है,
मतलब सोशल वेलफेयर को आगे बढ़ाने के लिए जो सिविल सेवक हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके लिए मूलभूत गुण के रूप में तटस्थता, न्यूट्रलिटी और निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो जो इससे पहले वाला प्रश्न था, अनुनय वाला, और ये दोनों ही आपके एथिक्स के प्रश्न हैं। तो देखिए, प्रभावी शासन और जनता के विश्वास के लिए सिविल सेवकों की तटस्थता महत्वपूर्ण है। अविवृत्ति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता इसमें प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तटस्थता सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, तटस्थता जो है आपकी, जो न्यूट्रलिटी है, वो सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को बढ़ावा देती है। इसकी भूमिका जनहित की सेवा करना और लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखना है। निष्पक्षता और तटस्थता के मूल्यों के देखें तो यह चयन और उन्मुखीकरण में सहयोग करेगा। देखिए, चयन और प्रशिक्षण के दौरान सिविल सेवकों में निष्पक्षता और तटस्थता का संचार करना। जवाबदेही, सिविल सेवक स्वयं की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस उदाहरण के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ अशोक खेमका की कार्रवाई और कोयला आवंटन मामले में अनिल स्वरूप की पहल। राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, आधिकारिक कार्यों में कथित पक्षपात से बचाव हेतु और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना। देखिए, सहानुभूति और करुणा, सिविल सेवकों द्वारा कमजोर लोगों के प्रति सहानुभूति और करुणा जैसे मूल्यों को कायम रखना, जैसे संयुक्ता पराशर पहल रहना है संघर्ष। निष्पक्षता के मामले में व्यक्तिगत दृष्टिकोण भिन्न होने पर भी निष्पक्ष रूप से कार्य करने की क्षमता और उत्तरदायित्व, लोगों की उभरती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण को अपनाना, मतलब अविवृत्ति को अपनाना, उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण को अपनाना। राजनीतिक तटस्थता की बात करें तो तटस्थता सिविल सेवकों को उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की परवाह किए बिना मौजूदा, जो तटस्थता का गुण होगा सिविल सेवकों में, उसकी वजह से क्या होगा, सिविल सेवकों को उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की परवाह किए बिना मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों का समर्थन करने की अनुमति देती है। दूसरा, सेवानिवृत्त अधिकारी विशिष्ट राजनीतिक संबद्धता में शामिल हुए बिना सकारात्मक योगदान देना जारी रख सकते हैं। तटस्थता और जनहित की बात करें तो देखिए, इससे होगा क्या, पक्षपात से बचना। तटस्थता सुनिश्चित करता है कि सिविल सेवक विशिष्ट हितों का पक्ष नहीं लेते हैं। दूसरा, प्रभावी नीति कार्यान्वयन, यह सिविल सेवकों को उनके व्यक्तिगत विचारों की परवाह किए बिना नीतियों को लागू करने की अनुमति देता है। जनता का विश्वास बनाए रखना, तटस्थता जो है सिविल सेवकों और संवैधानिक ढांचे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास पैदा करती है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रभावी शासन और जनता के विश्वास के लिए सिविल सेवकों में तटस्थता महत्वपूर्ण है। प्रभावी शासन और जनता के विश्वास के लिए सिविल सेवकों में तटस्थता महत्वपूर्ण है। अविवृत्ति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की एक भूमिका है। इसमें अविवृत्ति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की एक भूमिका है। यह सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को बढ़ावा देती है, जिनकी भूमिका जनहित की सेवा करना और लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखना है। अब बात करते हैं रेंटियर भू राजनीति। अगला प्रश्न है, रेंटियर भू राजनीति शब्द को परिभाषित करते हुए समकालीन वैश्विक परिदृश्य में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रेंटियर भू राजनीति होती क्या है और फिर इसकी समकालीन वैश्विक परिदृश्य में महत्व क्या है उसको देखेंगे। तो ये भी आपका पेपर 2 में जाएगा। देखिए, रेंटियर भू राजनीतिक आर्थिक लाभों को, रेंटियर भू राजनीति आर्थिक लाभों को सुरक्षित करने और अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने भौगोलिक स्थान, संसाधन विशेषताओं और गठजोड़ के सामरिक उपयोग को संदर्भित करती है। यह समकालीन वैश्विक परिदृश्य में कुछ देशों की आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, रेंटियर भू राजनीति जो है आर्थिक लाभों को सुनिश्चित करने और अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने भौगोलिक स्थान, संसाधन विशेषताओं और गठजोड़ के सामरिक उपयोग को संदर्भित करती है और यह समकालीन वैश्विक परिदृश्य में कुछ देशों की आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इसकी जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य है उसमें इसकी महत्ता क्या है। तो आर्थिक उत्तरजीविता के संदर्भ में यह संसाधन संपन्न लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में देशों को आर्थिक रूप से जीवित रहने का एक साधन प्रदान करती है। साथ उदाहरण के रूप में आर्थिक संकटों से उबरने और अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सऊदी अरब से आर्थिक सहायता पर निर्भर था। दूसरा, राजनीतिक स्थिरता।
सरकारी व सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए रेंटियर राज्य बाहरी किराए का उपयोग करना। वित्त पोषण के लिए रेंटियर राज्य बाहरी किराए का उपयोग करना। उदाहरण के तौर पे सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों द्वारा अपने तेल राजस्व का उपयोग करना। भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो देखिए, रेंटियर राज्य अक्सर अपने संसाधन, धन या रणनीतिक स्थान, वैश्विक शक्तियों से ध्यान आकर्षित करने और जुड़ाव के कारण भू राजनीतिक महत्व प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक गैस संसाधनों पर रूस के नियंत्रण से इसे यूरोप में भू राजनीतिक लाभ प्रदान किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के संदर्भ में देखें तो रेंटियर राज्यों द्वारा व्यापार समझौतों में अनुकूल शर्तों पर बातचीत, सैन्य समर्थन और क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करने हेतु अपनी स्थिति का लाभ उठाना। और उदाहरण के तौर पर कतर के प्राकृतिक गैस भंडार ने इसे वैश्विक आर्थिक निवेश और क्षेत्रीय कूटनीति के माध्यम से राजनीतिक प्रभाव डालने में सक्षम बनाया है। वैश्विक प्रभाव की बात करें तो रेंटियर भू राजनीति, ऊर्जा बाजार, क्षेत्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के तौर पे वेनेजुएला की तेल निर्यात पर निर्भरता से वैश्विक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता से घरेलू और वैश्विक ऊर्जा बाजार भी प्रभावित हुए हैं। सतत विकास की चुनौतियों के संदर्भ में बात करें तो रेंटर राज्य की अवधारणा से जनित आर्थिक बाह्य निर्भरता से आर्थिक विविधीकरण और दीर्घकालिक कमजोरियां जैसे कि बजट घाटा, सीमित रोजगार सृजन को जन्म, ये सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बाहरी मतलब कह सकते हैं कि बाहरी तत्वों पर ज़्यादा हो जाती है। उदाहरण के लिए अंगोला की तेल राजस्व पर अधिक निर्भरता तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आर्थिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हो गया है वो। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि रेंटियर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए रेंटियर भू राजनीति को समझना महत्वपूर्ण है। यह आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालकर सतत विकास, आर्थिक विविधीकरण आदि पर चर्चा को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के सामरिक और आर्थिक हितों के लिए पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क के महत्व पर चर्चा कीजिए। सामरिक और आर्थिक हितों के संदर्भ में तो देखिए, भारत 1.3 अरब से अधिक लोगों की आबादी वाला एक बड़ा और विविधताओं से युक्त देश है। आप वर्तमान में लिख सकते हैं कि वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और विविधताओं से युक्त एक देश है। यह 3.737 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की जीडीपी के साथ एक प्रमुख आर्थिक शक्ति भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना आंकड़ा लिखे हुए या 3 ट्रिलियन से अधिक डॉलर की जीडीपी के साथ एक प्रमुख आर्थिक शक्ति भी है। भारत के रणनीतिक और आर्थिक हित इसके पड़ोसियों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। रणनीतिक मतलब सामरिक और आर्थिक हित, इसके महत्व और प्रयास देखें क्या है। यही कि प्रश्न हमारा क्या था कि वर्तमान वैश्विक प्रदेश में भारत के सामरिक और आर्थिक हितों के लिए पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क जो है उसके महत्व पर प्रकाश डालना है। तो महत्व एवं प्रयास क्या किए गए भारत द्वारा। तो वर्तमान वैश्विक प्रदेश में क्षेत्रीय संपर्क पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। चीन के उदय ने एशिया में एक नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। भारत को चीन के लिए एक संभावित प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। भारत को चीन के लिए एक संभावित प्रतिकार के रूप में देखा जाता है और इसके पड़ोसी इसे नेतृत्व के लिए तेजी से देख रहे हैं। दूसरा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ सड़कों, रेलवे और पाइपलाइन निर्माण हेतु समझौते किए हैं। इसके अतिरिक्त एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत की है। इत्यादि कदम उठाए गए हैं जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, इसमें आप कई सारी पहलों के नाम लिख सकते हैं। BBIN पहल है, ठीक है, आपका अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है इत्यादि का। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो है क्षेत्रीय संपर्क के लाभ क्या हैं। पहले यहाँ क्षेत्रीय संपर्क के लाभों की देखें तो देखिए, लाभ के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी मतलब सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव या सरकारी इनिशिएटिव जो हमारे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को जो है सुधारने के लिए हैं। उनमें है एक INSTC मतलब अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। दूसरा है BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल मोटर व्हीकल समझौता। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो त्रिपक्षीय
हाईवे समझौता है। इसके अतिरिक्त कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है और पावर ट्रांसमिशन से संबंधित समझौते किए गए हैं। तो यहाँ पर यदि हम क्षेत्रीय संपर्क के लाभ की बात करें तो पहला है कि चीन पर निर्भरता में हमारी कमी आएगी। अपने अन्य पड़ोसियों के साथ बेहतर व्यापार और परिवहन संपर्क विकसित करके भारत वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। साथ ही यह भारत को चीनी आर्थिक दबाव के प्रति कम संवेदनशील बना देगा। दूसरा, व्यापार और निवेश को बढ़ावा। व्यवसायों के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार में आसानी होने से क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इसमें शामिल सभी देशों को लाभ होगा। साथ ही भारत एक बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार इससे लाभान्वित होने के लिए विशेष रूप से अच्छी स्थिति में है। सुरक्षा सुधार होगा। देखिए, सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग को आसान करेगा, जिससे क्षेत्र में आतंकवादियों और अन्य अपराधियों के संचालन को और जो अन्य प्रकार के कह सकते हैं अपराध चल रहे हैं उन गतिविधियों को संचालन को और अधिक कठिन बना दिया जाएगा। इसके माध्यम से मतलब हमारी सुरक्षा में भी सुधार होगा। सामरिक महत्व की बात करें तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अन्य पूर्वी एशियाई देशों के संदर्भ में हमारे सामरिक महत्व भी अच्छे होंगे। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारत के सामरिक और आर्थिक हितों के लिए क्षेत्रीय संपर्क आवश्यक है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में निवेश करके भारत चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है, साथ ही व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे सकता है और सुरक्षा में सुधार कर सकता है। इससे भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने और अधिक समृद्ध और सुरक्षित देश बनने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है कि चीन के उभार के संदर्भ में भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। फिर से पढ़िए प्रश्न। चीन के उभार के संदर्भ में भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मूलतः हमें इसकी बात करनी है। देखिए, अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी का विशेष रूप से चीन के उभार और अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के संदर्भ में भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। व्यापार युद्ध वैश्विक विनिर्माण पावर हाउस बनने के लिए अगली पंक्ति की देशों की तैयारी का आकलन करने के लिए प्राकृतिक प्रयोग प्रदान करता है। व्यापार युद्ध जो है वो वैश्विक विनिर्माण पावर हाउस बनने के लिए अगली पंक्ति के देशों की तैयारी का आकलन करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोग प्रदान करता है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के भारत के लिए संदर्भ में निहितार्थ क्या है? पहला, क्षेत्रीय अस्थिरता में वृद्धि होगी। अमेरिका की वापसी अफगानिस्तान में एक शक्ति निर्वात पैदा करती है, जिसमें संभावित रूप से इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। दूसरा, अफगानिस्तान के साथ साझा सीमा और इस क्षेत्र में सक्रिय चरमपंथी समूहों के खतरों से उत्पन्न अस्थिरता का भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों से खतरा। अमेरिका की वापसी से तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों को बढ़ावा मिल सकता है और ये समूह भारत को लक्षित करने वाली गतिविधियों को तेज कर सकते हैं, जिससे सीमा पार आतंकवाद में वृद्धि से प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरा पैदा हो सकता है। चीन के खिलाफ संतुलन में, जैसा कि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे पहल के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया है, अमेरिका की वापसी भारत को इस क्षेत्र में अपने गठजोड़ और साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगला, पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान से बहु अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है। क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो यह वापसी भारत को शार्क और क्वाड जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ अपने प्रभावी जुड़ाव हेतु प्रेरित कर सकती है तथा भारत अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ सहयोग को मजबूत करने का लक्ष्य रख सकता है। सीमा संबंधी चिंताएं, वापसी अप्रत्यक्ष रूप से चीन के साथ भारत के सीमा विवाद को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से हिमालय में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ। चीन का अफगानिस्तान सीमा से भारतीय सीमा की ओर सैनिकों और संसाधनों का संभावित पुनर्स्थापन सीमा पर चल रही बातचीत को जटिल बना सकती है और संभावित रूप से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक अवसरों के संदर्भ में देखें तो इससे अफगानिस्तान में भारत के लिए एक नए आर्थिक अवसर खुल सकते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास और पुनर्निर्माण परियोजनाओं में निवेश किया और अमेरिका की कम उपस्थिति के साथ इसे देश के पुनर्निर्माण प्रयासों, आर्थिक संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करती हैं। यह विशेष रूप से चीन के साथ अपने संबंधों और अफगानिस्तान में चल रही सुरक्षा चिंताओं के संबंध में क्षेत्र में विकसित भू राजनीतिक परिदृश्य को सावधानीपूर्वक संचालित करने के लिए भारत की आवश्यकताओं को रेखांकित करती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में धर्म और समाज के बीच के जटिल संबंधों का की परीक्षण कीजिए और बताइए कि धार्मिक विविधता
बहुलतावादी समाज में सांप्रदायिक सद्भाव के रखरखाव को कैसे चुनौती देती है? धार्मिक विविधता बहुलतावादी समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को कैसे चुनौती देती है? कम्युनल हार्मनी को कैसे चुनौती देती है? देखिए, भारत में धर्म और समाज के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है, जो देश की समृद्ध धार्मिक विविधता से प्रभावित है। भारत कई प्रमुख धर्मों का आश्रय है, जिनमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म शामिल हैं। यह विविधता सामाजिक गतिशीलता, अंतर्धार्मिक संबंधों और एक बहुलतावादी समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की चुनौतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विविधता सामाजिक गतिशीलता, अंतर्धार्मिक संबंधों और एक बहुलतावादी समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की चुनौतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में बात करें, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता तो देखिए उसको कैसे चुनौती देती है? भारत में धार्मिक गति विविधता अलग अलग धार्मिक समुदायों के गठन की ओर ले जाती है, जिनकी अपनी परंपराएं, प्रथाएं और विश्वास प्रणाली हैं। दूसरा, धार्मिक पहचान सामाजिक अंतरक्रियाओं, विवाह प्रथाओं, आहार संबंधी आदतों और सामुदायिक समता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीसरा, धार्मिक समुदायों की अक्सर अपनी सामाजिक संरचनाएं, सांस्कृतिक मानदंड और परंपराएं होती हैं, जो व्यक्तियों की पहचान और व्यवहार में योगदान करती हैं। तो ये सामाजिक गतिशीलता से संबंधित मुद्दे हैं। वहीं अंतर धार्मिक संबंध की बात करें तो भारत में धार्मिक सहअस्तित्व और समन्वय विवाद का इतिहास रहा, जहाँ विभिन्न धर्मों के तत्वों को आत्मसात और एकीकृत किया गया है। दूसरा, अंतर धार्मिक संवाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान, साझा परंपराओं और आपसी सम्मान तथा सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देती हैं। तीसरा, हालांकि ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक कारकों के कारण आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है जिससे सांप्रदायिकता, संघर्ष और कभी-कभी हिंसा हो सकती है। सांप्रदायिक सद्भाव की चुनौतियां क्या हैं? देखिए, भारत जैसे विविध समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में अंतर के कारण चुनौतियों का सामना करता है। भारत जैसे विविध समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में अंतर के कारण चुनौतियों का सामना करता है। दूसरा, ऐतिहासिक घटनाएं, राजनीतिक लामबंदी और सामाजिक आर्थिक असमानताएं सांप्रदायिक तनाव में योगदान कर सकती हैं। तीसरा, धार्मिक परिवर्तन, गाय के नाम पर सतर्कता, धार्मिक प्रतीकों और पूजा स्थलों जैसे संवेदनशील मुद्दे सांप्रदायिक अशांति को भड़का सकते हैं। इसी प्रकार से संवैधानिक ढांचे के तहत बात करें तो भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण की पुष्टि करता है। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और कार्यान्वयन बहस और विवाद का विषय हो सकता है। नागरिक समाज और संस्थानों की भूमिका इसमें क्या हो सकती है? तो देखिए, नागरिक समाज संगठन, अंतरधार्मिक संवाद और धार्मिक नेता अंतरधार्मिक समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिक समाज संगठन, अंतरधार्मिक संवाद और धार्मिक नेता अंतरधार्मिक समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उन पहलों में, इनिशिएटिव में शामिल हो जो संवाद को बढ़ावा देती हैं, अंतरालों को कम कर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच विश्वास पैदा करती हैं। शैक्षणिक संस्थानों की भी जिम्मेदारी कि वे अपने धार्मिक सहिष्णुता, समावेशिता को बढ़ावा दें और रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों का विरोध करें। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता पर संवैधानिक प्रावधान सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता पर संवैधानिक प्रावधान जो हैं वो सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। हालांकि ऐतिहासिक कारक, राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक आर्थिक विषमताएं जैसी चुनौतियां सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती हैं। संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखना, समाज को बढ़ावा देना, असमानताओं को दूर करना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना भारत को एक सामंजस्यपूर्ण बहुलतावादी समाज प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अगला है, भारत में अर्धसैनिक बलों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तब बताइए कि यह उनकी दक्षता और मनोबल को कैसे प्रभावित करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाइए। तो ये आपका सुरक्षा वाले सेक्शन का प्रश्न है और ये आपका जीएस पेपर नंबर 3 में जाएगा। तो देखिए, भारत में अर्धसैनिक बल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और देश को बाहरी खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में अर्धसैनिक बलों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ क्या हैं? पहला, कार्य बल की कमी के कारण काम के भार में वृद्धि तथा परिचालन प्रभावशीलता में कमी। दूसरा, एक समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली का अभाव कर्मचारियों की चिंताओं और शिकायतों के समाधान को प्रभावित करता है। तीसरा, अपर्याप्त आवास, गुणवत्ताहीन भोजन और कम भत्ते सहित कार्य की प्रतिकूल दशाएं हैं। चौथा, शीर्ष पदों पर आईपीएस अधिकारियों का दबदबा कम मनोबल और कम दक्षता की ओर ले जाता है। अर्धसैनिक बल सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। जो अर्धसैनिक बल हैं वो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के द्वारा कवर नहीं किया जाता और उन्हें नागरिक न्यायपालिका से संपर्क करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पोस्टिंग की अवधि के मामले में स्थिरता का अभाव है। सीमित मान्यता और वीरता पुरस्कार जो परंपरागत रूप से सशस्त्र बलों के लिए आरक्षित थे।
आधुनिकीकरण की कमी और अपर्याप्त पूंजीगत बजट, जिसके परिणामस्वरूप पुरानी और अप्रचलित हथियार प्रणाली प्रचलन में है। राजनीतिक और नौकरशाही निर्णयकर्ताओं द्वारा सैन्य मामलों की सीमित समझ, तेजी से असुरक्षित और ध्रुवीकरण, ग्रामीण इलाकों में परिवारों के से लंबे समय तक अलगाव। तेजी से असुरक्षित और ध्रुवीकृत ग्रामीण इलाकों में परिवारों से लंबे समय तक अलगाव की समस्या है। इन चुनौतियों का अर्धसैनिक बलों की दक्षता और मनोबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। जब कर्मचारी थके हुए, तनावग्रस्त या निराश होते हैं तो उनके अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होने की संभावना कम होती है। चुनौतियों का समाधान करने के लिए सिफारिशें जो हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए बेहतर विवाद समाधान, संचार सुविधाओं और योग जैसी गतिविधियों की शुरुआत की जानी चाहिए। जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त बटालियनों को बढ़ाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता देना, टेलीफोन और चिकित्सा सेवाओं जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ समग्र सीमा चौकियों का विकास करना, जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर एक समान कठोर क्षेत्र भत्ते प्रदान करना। आगे की राह क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अर्धसैनिक बलों के लिए अलग शिकायत निवारण तंत्र और न्यायाधिकरण स्थापित किया जाए। एक ही क्षेत्र में तैनात सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के भत्ते में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक क्षेत्र एक भत्ता लागू करना। अर्धसैनिक बलों की मांगों को संबोधित करना, जिसमें सैन्य में सेवा वेतन, समय पर कैरियर पदोन्नति, बेहतर बुनियादी ढांचा और शहीद का दर्जा मान्यता शामिल है। इस प्रकार कार्यबल की कमी को दूर कर, कार्य की दशाओं में सुधार कर, न्याय सुनिश्चित कर तथा अनुशंसित उपायों को लागू कर अर्धसैनिक बलों की दक्षता और मनोबल को बढ़ाकर अंततः राष्ट्र के सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि समाज में सामाजिक बुराइयों का प्रतिरोध करने के लिए सामाजिक प्रभाव, मतलब सोशल इम्पैक्ट तथा अनुनय परसुएशन रणनीतियों को निर्धारित करने में नैतिक और राजनीतिक अवृत्ति की भूमिका का परीक्षण कीजिए। फिर से प्रश्न पढ़िए। समाज में सामाजिक बुराइयों का प्रतिरोध करने के लिए सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट तथा अनुनय परसुएशन रणनीतियों को निर्धारित करने में नैतिक और राजनीतिक अवृत्ति की भूमिका का परीक्षण करना है। तो देखिए, नैतिक और राजनीतिक अवृत्तियों का सामाजिक व्यवहार के लिए निर्धारण और समाज में सामाजिक बुराइयों का प्रतिरोध करने के उद्देश्य से अनुनय रणनीतियों परसुएशन टेक्नोलॉजी का मार्गदर्शन करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामाजिक बुराइयों का प्रतिरोध करने के उद्देश्य से अनुनय रणनीतियों का मार्गदर्शन करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये आवृत्तियां नैतिकता और राजनीति के संबंध में व्यक्तियों के विश्वासों, मूल्यों और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती हैं और लोग सामाजिक मुद्दों को कैसे समझते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और संबोधित करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नैतिक अवृत्ति की बात करें तो नैतिक अवृत्तियां मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करती हैं। व्यक्तियों के कार्यों और व्यवहार को नैतिक आचरण और सहानुभूति, निष्पक्षता और न्याय को बढ़ावा देकर सामाजिक मानदंडों का पालन करने के लिए निर्देशित करती हैं। उदाहरण के लिए #MeToo आंदोलन लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार से राजनीतिक अवृत्ति की बात करें तो राजनीतिक विचारधाराओं, प्रणालियों और नीतियों के संबंध में व्यक्तियों की राय, प्राथमिकताओं और संबद्धता को दर्शाती है और व्यक्तियों को सामूहिक कार्रवाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के रूप में अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किया जाना। नैतिक और राजनीतिक अवृत्तियों के आधार पर सामाजिक बुराइयों के प्रतिरोध करने की रणनीति क्या होनी चाहिए? तो देखिए, पहले नैतिक अवृत्तियों से संबंधित रणनीति की बात करें तो पहला है नैतिक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना, पीड़ितों के लिए सहानुभूति और समर्थन को बढ़ावा देना, अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना तथा राजनीतिक अवृत्तियों के संबंध में रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? नीतिगत सुधारों की पक्षधरता, राजनीतिक सक्रियता में संलग्नता, नैतिक नेताओं और सहयोग का समर्थन करना तथा उदाहरण के लिए भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान का चलाया जाना। एकीकृत रणनीतियाँ जो दोनों को एक साथ चलाया जाए, दोनों अवृत्तियों को। तो नैतिक और राजनीतिक अवृत्तियों का जुड़ाव, संवाद और समझ को प्रोत्साहित करना तथा जमीनी स्तर पर पहलों को बढ़ावा देना। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि नैतिक और राजनीतिक अवृत्तियाँ सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करने और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई में अनुनय रणनीतियों परसुएशन टेक्नोलॉजी को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये अवृत्तियाँ व्यक्तियों के कार्यों, विश्वासों और मूल्यों का मार्गदर्शन करती हैं, प्रेरक संदेशों के प्रति उनकी जवाबदेही और सामूहिक प्रयासों में उनकी व्यस्तता को प्रभावित करती हैं। इससे व्यक्तियों के नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को समझने और उसका लाभ उठाने से सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना और समाज में सामाजिक बुराइयों को प्रभावी ढंग से मुकाबला करना संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।